वेद बंसल एक जाना माना शख्स। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हुआ था। रोड पर इस वक्त कोई ज्यादा लोग नहीं थे और रोड पर गाड़ियों का खासा शोर। हालांकि यह समय कोई ज्यादा भी नहीं हुआ था, पर बारिश की वजह से रोड थोड़ा खाली सा ही था। वेद की कार भी रोड पर रेड सिग्नल पर रुकी थी और वेद अपनी कार के अंदर बैठकर लगातार अपनी उंगलियों को अपने पैरों पर रखे लैपटॉप पर पूरी स्पीड से चला रहा था। अपनी कार को रुके देख वेद अपनी लो वॉइस में अपने ड्राइवर से पूछता है, और कितना वक्त? जिस पर वो ड्राइवर कहता है, बारिश की वजह से सर शायद टाइम लगे। इतना कहते वो चुप हो गया और वेद ने ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस हाँ में जवाब दिया और अपने काम पर फोकस करने लगा। करीब आधे घंटे बाद सब ठीक हुआ और वेद की कार एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तब तक वेद का काम भी खत्म होता है और वो अपना लैपटॉप को बंद करता है और कार की खिड़की की तरफ उसका ध्यान जाता है। कुछ ही दूरी पर उसे एक लड़की नजर आती है तो उस तेज बारिश में अपने साथ एक छाता लिए चली जा रही थी, पर उसके पास छाता होने के बावजूद भी वो भीग रही थी। एक टॉपर रेड कलर का एक लॉन्ग स्कर्ट पहने, खुले बाल और अपने हाथ में लिए छाते को बेतरतीब ढंग से लेकर बारिश में रोड साइड चलते हुए वेद उस लड़की को देखकर अपने मन में कहता है, अजीब पागल लड़की है। छाता साथ लेकर बारिश में भीगते हुए चली जा रही है, पर ये नहीं कि छाते को सही से लेकर चले ताकि कम से कम बारिश से तो बच जाए। किसी ने सही कहा है, लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, और जिनके पास होता है वो ये नहीं समझती कि उस दिमाग का सही इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। उसके बाद वेद की कार भी आगे निकल गई और वो छाते को साथ रखने के बाद भी बारिश में भीगने वाली वो लड़की कहीं बहुत पीछे छूट गई। कुछ देर बाद ही वो लड़की एक घर के अंदर जाती है। वो घर कोई बहुत बड़ा तो था नहीं, पर रहने लायक था। वो लड़की वहां से सीधा बाथरूम के अंदर जाने लगती है और तभी अपने सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तू सच में पागल है आसी। मतलब ऐसा कौन करता है भला? हाथ में छाता होने के बावजूद भी तू भीग कर आई और अब अपने कपड़े लिए बगैर ही बाथरूम के अंदर जा रही है। क्या यहाँ कोई और है जो तुझे तेरे कपड़े पकड़ाएगा? और जल्दी से, अगर तूने अपने गीले कपड़े नहीं बदले तो कल तक तेरी तबीयत खराब होना पक्का है। और भूल मत कि कल तेरी शादी है। जैसे जैसे शादी करने के लिए ही तो तू पंजाब से मुंबई आई है, और अपनी शादी में कोई दुल्हन अपनी ही नाक पहुँचते हुए अच्छी लगेगी क्या? कितनी बुरी फोटोज आएंगी तब तेरी। सोच आसी सोच, शादी एक बार ही होती है, और शादी की फोटोज भी। ये कहते हुए वो लड़की जिसने खुद का नाम अभी आसी बताया था, वो वही साइड में रखे बैग के पास जाकर उसको खोलती है और उसमें से अपने पहनने के लिए एक सूट निकालती है। और इस बार वो अपना सूट लिए झट से बाथरूम के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे अब सर्दी सी महसूस होने लगी थी। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का गेट खुलता है और आसी वहां से बाहर आती है और आते ही वहीं लगे बेड से टिककर नीचे जमीन पर बैठ जाती है और अपने बैग से अपना फोन निकालकर उसमें कुछ देखने को होती है। पर फोन हाथ में लेते वक्त जो उसके होठों पर मुस्कान थी, वो अपना फोन देखने के बाद कहीं गायब सी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जिस उम्मीद से उसने अपना फोन अपने हाथ में लिया था, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। और ये देख, आसी की नजरें बराबर अपने फोन पर ही बनी हुई थी। आसी कुछ देर तक तो अपने फोन को घूर कर देखती है, फिर फोन को देखते हुए ही कहती है, देख रहे हैं ना आप बाबा जी, मैं कितनी दूर से यहाँ तक आ गई, अपना शहर, अपने लोग, सब कुछ इन जनाब के लिए। और इनके पास इतना भी टाइम नहीं कि मैंने एक मैसेज ही छोड़ देते कि आसी मेरी जान, मैं बिजी हूँ अभी, और आज भर की ही बात है, कल से मुझ पर तुम्हारा ही हक होने वाला है। तुम लीली मेरी बीवी बनने वाली हो, इसलिए कल का काम आज निपटा रहा हूँ। तुम ना नाराज होना और ना ही परेशान होना। मेरी जान आसी, कल तुम और मैं मिलकर हम हो जाने हैं, तो आज भर के लिए अपने जय नु माफ कर देना। ऐसा कुछ लिखता ये जय तो मुझे भी तो अच्छा लगता, पर इतना लिखना तो दूर की बात है, इस लड़के ने थोड़ा सा भी कुछ नहीं लिखा। कल एक बारी ये शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि ये आसी क्या चीज है। और तो और, जब एक लड़की गर्लफ्रेंड से बीवी बनती है तो क्या होता है, ये बोल। पहले तो आसी मुंह बनाती है, फिर कल उसकी शादी है जय के साथ, ये सोच भरी उसको अंदर से गुदगुदा देता है, जिससे उसके चेहरे पर शर्म की एक लालिमा बिखर गई।
और वो अपने कल क्या होगा इस सोच की दुनिया में चली गई। अगले दिन कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक कार आकर रुकती है, जो देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उस कार की कीमत उनकी सोच से भी कहीं ऊपर है। भाई उस कार से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आता है। उसका लुक, उसकी पर्सनालिटी से उसके अमीर होने का अंदाजा लगाया जा सकता था। आंखों पर ब्लैक गॉगल चढ़ाए वो लड़का अपनी कार से बाहर आता है और एक नज़र कोर्ट की तरफ देखता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और आंखों पर गॉगल होने की वजह से उसकी आंखों में क्या था वो कोई भी नहीं समझ सकता था। उस लड़के की नजरें अभी कोर्ट की तरफ थीं और तभी एक लड़का वहां अपने तेज कदमों के साथ चलता हुआ वहां आता है। उसकी तेज सांसों से ही पता चल रहा था कि वो वही कितनी जल्दीबाजी में आया था। अगर वो टाइम पर नहीं आता तो कुछ गलत हो जाता। और तभी वो लड़का अपनी तेज सांसों को काबू करते हुए कहता है, सर आप आ गए। उस लड़के की बात सुनकर वो दूसरा लड़का कहता है, तुम्हें क्या लगता है राज, मैं यहाँ हूँ कि नहीं? और फिर भी कुछ समझ ना आए तो एक काम करो, तुम अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेकर तुम हॉस्पिटल हो आओ। आई थिंक यू नीड हॉस्पिटल। ये बात उस लड़के ने बेहद धीमे और शांत भाव से कही थी, पर उसकी कई बात से साफ पता चल रहा था कि उसे राज का पूछा हुआ सवाल पसंद नहीं आया था, जो राज भी अच्छे से समझ रहा था। इसलिए वो हड़बड़ाते हुए कहता है, नो बे सर, वो मैं बस। राज इससे आगे कुछ कहता कि उससे पहले वो लड़का, जो कोई और नहीं बेद था, बेद बंसल, बेद कहता है, जस्ट शट अप राज। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ना बेकार की बातें करना पसंद है ना सुनना। उसके बाद भी तुम बिना मतलब की बात कर रहे हो। पॉइंट की बात करो। तुम जानते हो कि मेरे यहाँ आने के पीछे की वजह, तो बताओ। सारी तैयारी हो चुकी है क्या? मेरे पास बेकार का वक्त बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। राज, जो वेद की बात सुन और समझ दोनों रहा था। आखिर वो तब से वेद के साथ काम कर रहा था जब से वेद ने इस होटल के बिजनेस में अपने कदम रखे थे, और राज भी तब से ही वेद से जुड़ा हुआ था, उसका असिस्टेंट बनकर, जो वेद का काम संभालता था और वेद को इतने अच्छे से समझता था कि वेद कुछ ना भी कहे तो उसकी आंखों के इशारे को भी समझता था। राज वेद की बात सुनकर कहता है, जी सर, यहाँ सब कुछ ओके है और वकील ने भी जज साहब से बात कर लिया है, तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। पर सर, आप तो आ गए पर मिस सना तो अब तक आई ही नहीं। वैसे मैंने उनको कॉल भी किया था, पर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया, जिस वजह से मिस सना से कोई बात नहीं हो पाई। राज फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए वेद से पूछता है, क्या आपकी कोई बात हुई थी उनसे? राज की बात सुनकर वेद इस बार भी उसी तरह शांति से जवाब देता है, क्या सच में तुम ये जानना चाहते हो कि मेरी किसी से कोई बात हुई भी है या नहीं? और हुई होती तो मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारे सवाल पूछने का इंतजार कर रहा होता। और मुझसे अपने बेतुके सवाल करने से अच्छा है कि तुम उसे ढूंढ कर लाओ। वो जहाँ भी है पता करो। उसे पता होना चाहिए कि वेद बंसल का एक एक मिनट कीमती है, और ये शादी कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है और ना ही इसमें मेरी मर्जी है। इस शादी के पीछे की वजह वो अच्छे से जानती है और वो खुद आगे आई थी इस शादी के लिए। तो अब इस लापरवाही का मतलब क्या है राज? मैंने तुमसे कल भी कहा था राज, कि एक बार उससे सही से पूछ लो कि क्या सच में वो ऐसा चाहती है, क्योंकि मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। और अब ये सब टाइम पर नहीं पहुंचना, इसका मतलब क्या है? इंसान को वक्त की कदर होनी चाहिए। जिस इंसान को वक्त की ही कदर नहीं, वो क्या किसी और की कदर कर सकती है? वेद के शब्दों में नाराजगी नजर आ रही थी, जो थी सना के लिए। वेद की बातों को सुनकर राज समझ जाता है कि उसने एक बार फिर गलत सवाल पूछने की गलती की है। इसलिए वो बात को संभालते हुए कहता है, आप 2 मिनट रुकिए सर, मैं बस 5 मिनट में वापस आता हूँ। और ये बोलकर राज वहां से अपने फोन से किसी को वो फोन लगाते हुए साइड हो गया। और इधर वेद की नजरें एक बार फिर कोर्ट के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पर थीं। इधर बेस से कुछ ही दूरी पर एक लड़की भी बैठी थी। वहां धूप थी इस वक्त उस जगह पर, जिस वजह से अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए उस लड़की ने अपने हाथों से अपने चेहरे का एक हिस्सा ढक रखा था, ताकि धूप उसे परेशान ना कर सके। उस लड़की ने भी इस वक्त एक सिंपल सा लहंगा पहना था, जिस पर उसके लहंगे से ऊपर का ब्लाउज स्लीवलेस था और एक साइड से अपने दुपट्टे को डाला था। बालों का एक जूड़ा जिसमें कुछ फ्लावर लगे थे और उसने अपने बालों को सेट किया हुआ था। हाथों में चूड़ियों का शोर और कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स। बस इतने में ही उसने खुद को पूरा किया था और उसके इस श्रृंगार से साफ पता चल रहा था
कि वो लड़की खुद भी शादी के मकसद से ही यहाँ पर आई थी। उस लड़की की नज़रें बार बार अपने फ़ोन पर जा रही थीं, जैसे किसी इंसान या किसी के फ़ोन का इंतज़ार था उसे। वो बेद से कुछ ही दूरी पर बैठी थी, जिस वजह से उसने बेद और राज के बीच की हुई बात सुन ली थी। पर फिर भी वो अपना ध्यान उस तरफ से हटा अपने हाथों में पहनी भरी भरी चूड़ियों के साथ खेलने लगी और अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर शर्म सी आ गई, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि सोचते सोचते वो कितनी आगे निकल गई थी। इधर वेद को इंतजार करते हुए 10 मिनट का समय हो चुका था और अब उसके शांत से चेहरे पर गुस्से की झलक नजर आने लगी थी। वेद अपने आंखों पर पहने अपने गॉगल्स पर हाथ रख उसे ठीक करता है। अब गॉगल्स ठीक कर रहा था वो, या अपने गुस्से को कम करने की कोशिश, ये तो बस वही जानता था। यहाँ आसी अपने ही आगे आने वाले जीवन के सुनहरे सपनों में कहीं खोई सी थी। एक और वैदिक था, जिसको नॉर्मली तौर पर तो गुस्सा बहुत कम ही आता था, पर अभी गुस्सा था जो सना पर था। उसको खासकर तब गुस्सा आता था जब कोई बात हो गई हो या कोई उससे कोई झूठ कहे। और यहाँ तो वो आज अपना एक खास कार्यक्रम छोड़कर आया था, जो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी उसके नए प्रोजेक्ट को लेकर। वेद अपने असिस्टेंट राज से कहता है, क्या हुआ राज, क्या अभी भी उसने फोन नहीं उठाया? अगर ऐसा है तो मैं अब और ज्यादा उसका इंतजार करते हुए अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। किसी भी ऐसे इंसान के लिए इसके लिए वक्त की कोई रिस्पेक्ट नहीं। तुम अच्छे से जानते हो राज कि आज शाम को मेरी कोलकाता प्रोजेक्ट को लेकर बोर्ड टीम के साथ कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है, और मुझे लापरवाह इंसान और लापरवाही पसंद नहीं है। वेद ये सब राज से बोलता है, तुम उसे अब मना कर देना यहाँ आने से। और फिर वेद ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो रहने दे। वो लोग वहां से चलते हैं। जब वो यहाँ आएगी और वो उसे नहीं दिखेगा तो वो खुद ही यहाँ से वापस चली जाएगी। फिर अपनी बात बोलकर अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखकर आगे बढ़ गया, और राज तो वेद की बात सुनकर अपनी आंखों को बड़ा करके देखने लगता है। वो जानता था कि यह शादी बेशक से वेद की मंजूरी की वजह से नहीं थी, पर जरूरी थी। इधर दूसरी तरफ वो लड़की जो दुल्हन की तरह तैयार थी, वो वेद और उसके असिस्टेंट की सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी, अजीब शादी है ये भी, जहाँ दूल्हा तो है पर दुल्हन नहीं। और एक यहाँ मैं हूँ, जहाँ दुल्हन तैयार होकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, और यहाँ इस दुल्हन के दूल्हे का कोई अता पता ही नहीं है। हद है यार। और ये बोल वो लड़की खुद से बात कर अजीब समूह बना ली। इधर वेद जो अपनी बात राज से बोलकर आगे बढ़ चुका था, उसके कदम रुक गए किसी की बड़बड़ाहट सुनकर। उसने देखा कि वही चेयर पर एक लड़की दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ होने के कारण वेद उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया, पर उस लड़की का बोलना वो जरूर सुन लेता है। वो कुछ कदम आगे बढ़ जाता है। इधर वो लड़की खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि उसके सामने आकर कोई खड़ा होता है और किसी की प्रेजेंस खुद के पास महसूस कर जब वो लड़की अपनी नज़रों को उस ओर घुमाती है, तो सामने इस वक्त कोई और नहीं, वही लड़का था जिसके साथ उस लड़की की शादी होनी थी। अपने सामने अपने होने वाले पति को देखकर वो लड़की खुशी से उछलते हुए कहती है, तुम आ गए। कितना इंतजार किया मैंने, जानते भी हो। और ये क्या, तुम नॉर्मल कपड़ों में क्यों हो आज के दिन? हाँ। वो लड़का उस लड़की के चेहरे पर आई खुशी को देख रहा था, और वो जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि वो लड़की एक बार फिर से कहती है, तुमने सुना क्या कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आज हमारी शादी है, तो हमारी शादी के दिन तुम इन कपड़ों में क्यों हो? मैंने बताया था ना तुमको कि अपनी शादी के दिन हम मैचिंग कपड़े पहनेंगे। हाँ जानती हूँ हमारी शादी में हमारे अपने नहीं है, पर यह भी तो सोचो ना कि अगर वो मानते तो क्या आज हम दोनों यहाँ पर होते भी नहीं ना। शादी चाहे जैसे भी हो रही है पर हमारी हो तो रही है, और इस शादी से हमारी खूबसूरत यादें जुड़ने वाली हैं। तो तुम ऐसे कैसे ये सब? भाई, वो लड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जिस वजह से उस लड़के को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब उस लड़के को भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की उसको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। जिस पर परेशान होकर वो लड़का अपनी थोड़ी तेज आवाज में उस लड़की के कंधे पर अपने दोनों हाथों की पकड़ बनाते हुए बोलता है, आसी, क्या कुछ वक्त के लिए तुम चुप नहीं रह सकती? क्या जरूरी है इतना बोलना कि ये तक न जानने की कोशिश करो कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है? तुम कब अपनी हरकत से सुधरोगी आसी? हाँ बोलो। कहने को तो तुम यहाँ शादी के लिए आई हो,
पर तुम्हारी हरकतें अभी भी एक बच्चे जैसी हैं। भाई वेद जब आगे बढ़कर एक नज़र पीछे पलटकर देखता है तो उसकी नज़रें अब जाकर आसी पर गई थीं। बेशक से वो थोड़ा दूर था, पर वेद की नज़रें बहुत तेज थीं। वेद की नज़रें आसी पर से होते उस लड़के पर गईं जो आसी से कुछ कह रहा था, और उसकी पकड़ आसी के कंधों पर थी। और आसी को उस लड़के को कुछ भी ना कहते देख वेद इतना तो समझ गया था कि हो ना हो ये लड़की उस लड़के को जानती है, और शायद ये वही लड़का होगा जिससे लड़की शादी करने वाली है। चलो अच्छा है, किसी की तो शादी हो रही है। और ये सब खुद में बोल वो आगे बढ़ते हुए वेद किसी को फ़ोन लगाता है और बात करते हुए आगे बढ़ जाता है। इधर आसी जो इतनी देर से शांत थी, अब उस लड़के की तेज पकड़ से आसी के कंधे पर उसे डर सा महसूस होता है, जिस वजह से वो अपने कंधे पर से उस लड़के की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या तरीका है हाँ, अपनी होने वाली बीवी से बात करने का। देखो आज तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, भूलो मत कि आज हमारी शादी है। उसके बाद मैं लीगली तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी और फिर गिन गिन कर अपने दर्द का बदला लूंगी तुमसे। तुम्हें पता होना चाहिए कि वाइफ लोग जितनी शांत होती हैं, वक्त आने पर खूंखार भी बन जाती हैं। मुझे मेरे वुड बी हस्बैंड अपनी बात बोलकर आंसी खिलखिलाकर हंस देती है, जिसे उसके सामने खड़ा लड़का अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बस करो अपनी ये फालतू की बातों पर हंसना, समझी तुम कभी कुछ नहीं समझती आंसी, और ना ही समझ सकती हो। कभी तो लाइफ में सीरियस होना सीखो। जिंदगी वो नहीं जो तुम समझती हो, और जैसा तुम चाहो वैसा ही जिंदगी चले। मैं यहाँ क्यों और क्या कहने आया हूँ वो तुमको जानना ही नहीं, समझना ही नहीं। बस अपनी बात अपनी मर्जी, तुम्हारे लिए कुछ और मैटर ही नहीं करता। आसी चुपचाप से अपने सामने खड़े लड़के की हर बातें सुन रही थी, और फिर अपने सामने खड़े लड़के को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर आसी कहती है, क्या बात है जय, आज तुम इतना क्यों नाराज हो रहे हो, जैसे मैंने न जाने क्या कह दिया है तुमसे। आज से पहले तो तुमने मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की है जैसे आज कर रहे हो। हमेशा से मुझसे प्यार से बात करते थे, फिर मैं चाहे कुछ भी बोलूं या कर ही क्यों ना दूं, तुम तो हमेशा से मुझे प्यार से रखते थे। फिर आज तो कुछ कहा भी नहीं तुमसे। फिर आसी अपनी बात बोलते हुए जय की ओर देखने लगती है, जहाँ उसको जय की आंखों में अपने लिए वो प्यार नजर ही नहीं आता जो हमेशा से वो देखती आई थी जय की आंखों में। 2 साल 2 साल से वो जय को जानती थी, उससे प्यार करती थी। उसके प्यार के ही दम पर वो पंजाब छोड़कर मुंबई आई थी, अपने जय के पास, जिसके प्यार पर उसे इतना भरोसा था। आज वो प्यार जय की आंखों में उसको नजर नहीं आ रहा था। आसी अपने सवालों को जय से पूछती है, जिसका जवाब जय नहीं दे पाता, पर फिर कुछ सोचकर आसी ज्यादा ना सोचते हुए जय से कहती है, चलो छोड़ो, एक जैसे कपड़े ना पहनकर शादी करने वाली गलती को मैंने माफ किया। आज हमारी शादी है जय, हमारी शादी, मेरी और तुम्हारी। फिर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, कोई भी दूरी हमारे बीच नहीं होगी। फिर तुम नहीं जानते जय, मैं आज कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि आज फाइनली हम एक हो जाएंगे। वरना तुमको क्या पता, जब तुम नहीं आए थे तो मेरे दिमाग में क्या सब आ रहा था। पर अब सब ठीक है। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब बात करने के लिए पूरी जिंदगी है, तो पहले शादी फिर कोई बात और। ये बोल आसी जय का हाथ थामे आगे बढ़ती है, पर उसे महसूस होता है कि उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और ये देख वो एक नज़र पीछे पलटकर जय के उस हाथ की तरफ देखती है, जिसे थामा उसने बेशक था, पर उस पर अब जय की पकड़ फिसलती महसूस हुई आसी को। और सेकंड भर से पहले ही जय ने अपना हाथ आसी की पकड़ से छुड़ाते हुए अलग किया। आसी जो कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, पर समझ नहीं पाई, वो जैसे कहती है, क्या हुआ जय, तुमने अपना हाथ क्यों छुड़ा लिया मुझसे। अब तो यह हक लाइफ टाइम रहेगा, जल्दी चलो ना, वरना टाइम खत्म हो जाएगा शादी का। आसी अपनी बात बोले एक बार फिर से जय का हाथ थामने को हुई ही थी कि जय की एक धीमी सी आवाज आती है, ये शादी नहीं हो सकती। ये आवाज आसी के कान तक तो जाती है, पर उसे लगता है कि वो कुछ गलत सुन ली, जिस वजह से वो जैसी कहती है, क्या, एक बार फिर कहना, कुछ ठीक से सुनी नहीं मैंने। आसी की बात पर जय एक बार फिर हिम्मत करते हुए कहता है, मैंने तुमसे ये कहा आसी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बार जय की आवाज़ पिछली बार की तरह धीमी नहीं थी, पर फिर भी आसी को लगा कि शायद इस बार भी उसने कुछ गलत सुन लिया, और वो अपने आप से कहती है, ये मेरा कान क्या कम काम कर रहा है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जय कह रहा है
कि उसको ये शादी नहीं करनी। क्या आज मैं इस तरह से नहाई कि पानी कान के अंदर चला गया है? हद करती है तू भी आसी। कब बड़ी होगी? कब तक बच्चों की तरह करेगी? कभी अगर जय को बताया कि मेरे कान में पानी चला गया और मुझे उसकी बातों की जगह ये सुनाई दिया कि वो शादी नहीं करना चाहता, ऐसा सुना मैंने, तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? आसी खुद में ही बातें सोच रही थी और इधर जय को लगा जैसे उसकी बातों से आसी को धक्का लगा है, जिससे वो अपने होश में नहीं। ये सोच जय कुछ कहने को होता है कि आसी कहती है, सॉरी जय, आज शायद जल्दबाजी में नहाने की वजह से मेरे कानों में पानी चला गया है, इसलिए कुछ सुनी नहीं ठीक से। तो अब बोलो तुम। यह बोल आसी अपने कान से पानी निकालने के लिए अपने हाथ से अपने कान को सहलाने लगती है। और इधर अपनी इतनी बड़ी बात पर भी आसी का इतना हल्का रिएक्शन देख जय को गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो थोड़ा तेज आवाज में कहता है, आसी तुमने गलत नहीं सही सुना है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सुना तुमने? मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। इसलिए जैसी आई थी वैसे ही चली जाए वापस अपने शहर, क्योंकि यह शहर और यहाँ के लोग अनजान है तुम्हारे लिए। पर जाओ तुम वापस वहीं जहाँ से तुम आई हो। आसी, जो इतनी देर से जय की बातें सुन रही थी, वो जय की बातें सुनकर हैरान थी और उसकी आंखें भी अब तक नम हो चुकी थी। और वो अपनी भर्राई हुई गले से जय के पास जाकर उसके हाथ को थामने की कोशिश करती है, जिसे जय पकड़ने से पहले ही आसी से 2 कदम पीछे हो जाता है। तो ये देख आसी कहती है, जो जय हमेशा मेरे करीब आने के बहाने ढूंढता था, जो 2 सालों से मुझसे प्यार करता था, जिसने 1 साल मुझे अपने प्यार का एहसास कराने में लगा दिया, जिसने मुझे प्यार और शादी के सपने दिखाए, जिसके दिखाए सपने की उम्मीद में मैं अपने शहर अपने से दूर आ गई, बस तुम्हारी उम्मीद में। और तुम आज कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। क्यों जय, क्यों? बोलो ना, क्यों नहीं कर सकते ये शादी? क्या मैं सुंदर नहीं या पढ़ी लिखी नहीं? मैं थोड़ी जल्दी हूँ, पर तुम्हें भी तो इसी जल्दी आसी से ही प्यार हुआ था ना। तो जब तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्या हो गया? बोलो ना जय। तुमने कहा मैं वापस चली जाऊं, पर अब कैसे जाऊं वापस? बोलो, किस मुंह से जाऊं अपने सैर अपनों के बीच? तुम्हारी वजह से तो मैंने सैर छोड़ा और तुम। आसी इससे ज्यादा कहती उससे पहले जय गुस्से में कहता है, मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आओ। तो मेरा नाम तो मत ही लो तुम आसी। तुम हमेशा से वही करती हो जो तुम करना चाहती हो, किसी से पूछ कर या मर्जी से नहीं। इसलिए इसमें गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। जय ने ये बात काफी जोर से कही थी, जो वहां आसपास के लोगों को भी सुनाई दी। और आसी तो आंखों में आंसू लिए बस एकटक जय की तरफ देख रही थी। चार ऑफिस के बाहर जय और आसी खड़े थे, और जहां अब तक आसी की आंखों में खुशी की चमक और जय के साथ एक प्यार भरी खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब थे, वो जय का बस ये कहना कि क्या उसने कहा था कि उसे अपना शहर छोड़ इस अनजान शहर में आने के लिए। ये सुनकर तो आज हमेशा से हंसती मुस्कुराती आसी की आंखों में भी नमी आ गई। और आखिर आती भी कैसे ना आंसू, जिसके लिए जिसके भरोसे वो अपने शहर और अपनों से इतना दूर आई थी, आज वही प्यार उसके यहाँ होने पर उंगली उठा रहा था कि वो यहाँ आई क्यों। इस क्यों का जवाब देना आसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बावजूद इसके वो अपनी नर्म आंखों और भर्राई आवाज के साथ जय की तरफ देखते हुए कहती है, मैं यहाँ क्यों और किसके लिए और किससे पूछकर आई? क्या यह बात तुम्हें नहीं पता जय? 2 साल, पूरे 2 साल से मैंने यह सपना सजाया था कि एक न एक दिन हम दोनों एक पवित्र बंधन में बंधेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, खुशी खुशी शादी करेंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये शादी का सपना दिखाने वाला इंसान कौन था? बोलो जय, वो कौन था? वो तुम थे जय, वो तुम थे। मैं तो तुम्हारे ही प्यार के भरोसे इतनी दूर से आई, और तुम खुश होने की जगह मुझसे ही सवाल कर रहे हो। कह रहे हो तुम कि मैं यहाँ क्यों आई, किससे पूछ कर आई, और तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते शादी तुम मुझसे जय? बोलो, क्यों नहीं कर सकते शादी तुम मुझसे? जब प्यार का इजहार और प्यार कर सकते हो, तो शादी क्यों नहीं? हर प्यार की जिंदगी की आगे की सीढ़ी तो शादी से होकर ही गुजरती है। तो फिर क्यों मना कर रहे हो तुम मुझसे शादी करने के लिए? बोलो अब, मैं कहाँ जाऊँ? वापस अपने घर किस मुंह से जाऊंगी? सब सवाल करेंगे तो क्या जवाब दूंगी उनके सवालों का? बोलो न जय, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? आसी अपनी नम आंखों से जैसे अपने दिल की बात, अपनी परेशानी बता रही थी।
और जय को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था आसी के लिए कि आसी उसके लिए इतनी दूर से आई। अब वो भी क्या करे, उसे भी कहाँ पता था कि आसी ऐसे मुंबई आ जाएगी बिना कुछ सोचे समझे। और ये बात जय के दिमाग में आते ही वो आसी पर बिफरते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आसी, बताओ। क्या मैंने कहा था यहाँ ऐसे आने को, बोलो। और ये क्या था कि पहले अपना घर छोड़ आई और फिर मुझे मैसेज में कह दिया कि मैं आज यहाँ इस जगह कोर्ट में पहुँच जाऊँ क्योंकि आज हमारी शादी है। सच में आसी तुम पागल हो। जय की बात पर आसी कहती है, मैंने तुमको यहाँ पर आने से पहले बहुत कॉल किए थे जय, पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। और मेरे घर पर मेरे ताऊजी मेरी सगाई फिक्स कर दी। किससे, मैं जानती तक नहीं, बस हर बार की तरह अपना फरमान मेरे ऊपर डाल दिया कि 2 दिन बाद आसी की सगाई है। तुम ही बताओ ऐसे कैसे मैं किसी भी इंसान से सगाई या शादी कर लेती जिसे मैं जानती तक नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो प्यार किसी से, शादी किसी और से ऐसा तो नहीं कर सकती ना मैं जय। मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगी बस। ये सोच मैंने अपनी माँ के ये कुछ गहने, ये कहते हुए आसी अपनी साइड कंधे पर टंगे एक छोटे से थैले में हाथ डाल उसमें से कुछ गहने निकाल जय को दिखाती है, जो देखकर जय को आसी पर और गुस्सा आ रहा था कि ये लड़की कैसे गहने लेकर घूम रही है, कि क्या ये नहीं जानती ये मुंबई है, यहाँ कुछ सिक्कों के लिए कोई किसी का भी खून कर दे। और ये लड़की ये गहने अपने साथ लेकर घूम रही है, जीती जागती परेशानी अपने साथ लेकर। क्या सच में कोई इतना पागल हो सकता है। जय अपने गले के पीछे हाथ से सहलाते हुए अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा, जो उसे इस वक्त आसी की बेवकूफियों को देखकर आ रहा था। आसी जय को ऐसे करते देख कहती है, अरे जय तुम परेशान मत हो, ये गहने मैं चुरा कर नहीं लाई। ये गहने मेरी माँ के हैं, जो उन्होंने अपनी बेटी यानी मेरे लिए रखे थे कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो यह उस वक्त उसको देगी। अब मेरी माँ तो है नहीं, वो कब का मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से अलविदा लेकर। और पापा ने भी दूसरी शादी कर ली और कुछ समय बाद अपनी नई पत्नी के साथ घर छोड़कर चले गए, मुझे अपनी खून की बेटी को परायों के बीच अकेला छोड़कर, और जिसे कभी पीछे पलट तक कर नहीं देखा कि मैं जी भी रही हूँ या मर गई। ये सब उसने कितने दर्द के साथ कहा था, ये बात वही जानती थी। और ये बात जय भी महसूस कर रहा था। आखिर इतना तो जानता ही था वो आसी के बारे में। वहीं आसी आगे कहती है, बची अकेली मैं जिसे ताऊ जी और ताई जी ने समाज वालों की वजह से पाला, पर बस पाला, प्यार नहीं दिया। और वो प्यार तुमसे मिला, तो जब शादी तुमसे, तो क्यों अपनी माँ की आखिरी निशानी मैं उन लोगों के पास छोड़ती जिनके लिए ना कभी मैं जरूरी थी, ना कभी मेरी माँ। इसलिए गहने साथ लेकर आ गई ताकि हमारे आने वाली जिंदगी में ये कुछ काम आए, मेरी माँ का आशीर्वाद बनकर। यह सब बोलते उसकी आंखों में एक दर्द और होठों पर मुस्कान थी, जिसके पीछे की वजह जय अच्छे से समझता था। आखिर आसी ने अपनी जिंदगी का कुछ भी उससे नहीं छुपाया था। वो पहले दिन से ही उसके सामने बिल्कुल कोरा कागज थी, कोई झूठ नहीं, सब सच। वो तो वो था जिसने झूठ कहा था, या यह कहें कि आसी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की थी। और अब जय आसी को कुछ बताना, अपना सच बताना था, जो बताने में उसे खुद भी बुरा लग रहा था। पर आज वो सच उसे आसी को बताना ही था। और जानता था कि इस सच को जानकर जो आसी उससे इतना प्यार करती है कि उसके भरोसे इतनी दूर से आ गई, अब वो सच सुनकर उससे नफरत करेगी। और इस वजह से जय को दिल से बुरा भी लग रहा था आसी के लिए। पर सच आज बताना था, और शायद आसी की नफरत का सामना भी। आसी ने जैसे ही जैसे कहा कि वो अपनी वाइफ को तलाक देकर उससे शादी कर ले। ये सुनकर तो जय को यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब दासी ने उससे कहे थे। वो जितना इन 2 सालों में आसी को जाना था, समझा था, आसी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जो इस वक्त वो अपनी बातों से लग रही थी। आसी तो उनमें से थी जो दूसरों को दर्द में देख खुद भी रो जाती थी, खुद से पहले दूसरों के लिए सोचती थी, फिर उसकी खुद की लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। और आज उसने आसी को अपनी लाइफ से जुड़ी बात बताई। आसी को तो उस पर नाराज होना था, शायद गुस्से से उसको थप्पड़ भी मार देती तो समझ सकता था। पर यहाँ तो आसे आज उसकी सोच से अलग ही थी। वो सच जानने के बाद भी उसे शादी करने को कह रही थी। वही वेद भी वहीं से गुजर रहा था, उसने पूरी बात नहीं सुनी थी, पर जितनी सुनी उसमें उसको आसी गलत लग रही थी।
क्योंकि उसने भी जय की वाइफ के प्रेग्नेंट होने वाली बात सुन ली थी। फिर भी आसी का शादी करने की बात करना वेद की नज़रों में आसी को गलत दिखा रहा था। आसी अपनी बात कहते हुए बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जो कुछ भी कहा उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो अब भी शांत थी। और ये बात तो बस वही जानती थी कि जय की शादी और उसकी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर आसी के दिल पर क्या बीती थी। क्या सच में इतना आसान था उसके लिए ये बात को एक्सेप्ट करना? पर यह बात वही जानती थी कि कैसे खुद को वो शांत करके इस वक्त खड़ी थी। जय आसी की बात सुनकर तेज आवाज में कहता है, आसी ये तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? मैंने कहा कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? और तो और तुम चाहती हो कि मैं उसको तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं? मेरी वाइफ मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। आई बात समझ में? वो मेरा बच्चा है तो कैसे मैं उसको तलाक दे सकता हूँ और अपने बच्चे को उसके पापा के नाम और प्यार से दूर कर सकता हूँ? मुझे ना आसी अब तक ऐसा लग रहा था कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाकर तुम्हारे साथ गलत किया। पर सच कहूँ तो अब जो तुमने कहा ना, इसे देखकर मुझे समझ आ रहा है कि इतने दिनों से मैंने तुमको गलत समझा। बल्कि तुम तो मतलबी हो जिसे बस अपनी पड़ी है और अपने आगे कोई नहीं दिखता। जय की बातें आसी को अंदर से तोड़ रही थीं कि जो इंसान खुद किसी के साथ गलत करके बैठा है आज वो किसी और का करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा था। आसी को आज खुद पर गुस्सा और हंसी दोनों आ रही थी कि वो इस इंसान से प्यार करने के चक्कर में अपने 2 साल बर्बाद किए थे और इतना ही नहीं, इस इंसान के भरोसे इतनी दूर आई। जय की बातें सुनकर राशि कहती है, तो क्या हुआ जय, क्यों नहीं दे सकते तलाक तुम अपनी वाइफ को? अरे तुम तो उससे प्यार भी नहीं करते तो बिना प्यार जिंदगी कैसे गुजारेंगे उसके साथ, जिस रिश्ते में प्यार नहीं। और जब ये शादी जबरदस्ती हुई थी तो तोड़ दो ना ये शादी। प्यार तो तुमने मुझसे किया है ना? ये सब कहते हुए आशी कुछ सेकंड रुकती है और फिर कहना शुरू करती है, वैसे जय एक बात समझ नहीं आई कि जब ये शादी तुम्हारे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती करवाई और इसमें तुम्हारी कोई मर्जी भी नहीं थी तो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हुई? बताओ ये बच्चा कैसे आया? और तुम खुद भी कह रहे थे कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुमने अभी कहा और कुछ देर पहले ये भी कहा था कि तुमने बस मुझसे प्यार किया, तो फिर ये बच्चा कब और कैसे आया? क्या है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? बोलो जय। आशी की बात सुनकर अब जय कुछ भी नहीं कह सका। उसको अब समझ आया कि आशी शांत क्यों थी। दरअसल ये शांति आने वाले तूफान की ओर संकेत दे रहा था और अब जय को आशी की बातों का मतलब समझ आ रहा था कि क्यों आशी ने उससे उसकी वाइफ को तलाक देने की बात कही थी। पर अब वो कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था अब उसके पास। वहीं आशी जय को चुप देख ताली बजाते हुए कहती है, क्या बात है जय, अब तक तो मुझे सही और गलत का भाषण दे रहे थे और अब मेरे उस सवाल से ही तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? अब नहीं जवाब है? अब कहो ना कि क्या उस जबरदस्ती की शादी में तुम्हारे पेरेंट्स ने उस लड़की, सॉरी उस लड़की नहीं, तुम्हारी वाइफ के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने को कहा था? 2.5 साल पहले तुम्हारी शादी हुई और 2 साल पहले तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, तो क्या इन 2 सालों में तुम्हारे पास टाइम नहीं था या अपनी की गई ओछी हरकत को बताने की हिम्मत नहीं थी? उसके बाद भी तुम अपनी वाइफ के होते मेरे साथ प्यार का नाटक किए और मेरे साथ प्यार का नाटक करते हुए अपनी वाइफ के साथ उस रिश्ते में आगे भी बढ़ गए। जय तुमको भी शर्म नहीं आई ना? एक साथ 2 लड़कियों को धोखा देते हुए उनकी लाइफ के साथ मजाक बनाते और अब तक भी बनाते। अगर इस बीच में तुम्हारे इस नाटक का पर्दा उठाने के लिए तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम आज भी हम दोनों को ही धोखे में रखते और शायद आज हमारी शादी भी हो जाती। छी जय, तुम कितने दोगले किस्म के इंसान निकले जो किसी का सगा नहीं ना, ना अपनी वाइफ का, ना प्यार, ना पेरेंट्स। मुझे खुद पर गुस्सा और हंसी भी आ रही है कि मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 2 साल तुम जैसे निखट्टू पर बर्बाद किए जो अपने खुद के पेरेंट्स से यह तक नहीं कह सका कि उसे कभी शादी नहीं करनी, और चलो अपने पेरेंट्स की बात मानकर शादी कर भी ली तो उस लड़की के साथ अपने रिश्ते के प्रति लॉयल रहना था ना। पर नहीं, तुम्हें तो दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। पर अफसोस इस बच्चे ने बीच में आकर अपने इस निकट्टू बाप के हाथ में पकड़ा एक लड्डू का राज फोड़ दिया और तुम्हें सच बताना पड़ा। तुमने कभी सोचा है कि तुमने एक नहीं 2 लड़कियों की लाइफ को खराब करने की कोशिश की? कभी सोचा कि वो लड़की जिसे तुम जबरदस्ती की शादी समझ रहे थे
वो अपना सब कुछ छोड़कर आई थी तुम्हारे पास, तुम्हारे भरोसे कि अब उसके सब कुछ तुम हो, और तुमने उसको भी धोखे में रखा। छी, तुम जैसी सोच वाले लड़कों से नफरत है मुझे। आई बात समझ? नफरत। और तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हारा सच जानकर टूट जाऊंगी, रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, भीख मांगूंगी तुमसे अपने प्यार के लिए? तो सुन लो, होती होगी ऐसी लड़कियां प्यार में पागल, पर मैं आसी हूँ उनमें से नहीं। आई बात तुमको समझ? मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसा प्यार और ऐसा प्यार करने वाले। हम तो खुद में ही बेहिसाब हैं। आसी की बातों को सुनकर कहीं किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, तो कहीं 12 बजे थे। आसी की बातें सुनकर जहाँ जय को अपने किए पर पछतावा था कि उसने आसी के साथ जो किया वो गलत किया, पर इस वक्त जो कुछ भी आसी ने कहा वो सब सुनने के बाद जय का पछतावा तो कहीं उड़ सा गया। अब था तो गुस्सा। आखिर एक लड़का अपने लिए ऐसे शब्द कैसे सुन सकता था, वो भी एक लड़की से सबके सामने? फिर बेशक से वो गलत ही क्यों ना हो, और सामने वाले की कई बातें सच ही क्यों ना हो। जय को गुस्सा आ रहा था। अब ये गुस्सा आसी के मुंह से इतनी सारी अपने लिए तारीफ पर था, या उसने सोचा था कि सब बातें जानकर आसी रोएगी, चिल्लाएगी, उसे कुछ कहेगी, या सही मायने में कहो तो टूट जाएगी। पर जय ने जैसा भी सोचा था वैसा भी कुछ नहीं हुआ था, बल्कि आसी शांत थी, और आसी ने जो कुछ भी कहा वो जय की सोच से बिल्कुल ही अलग था। हाँ, ये वही आसी थी तो, जिसको वो इतने समय से जानता था। फिर कैसे उसने उस आसी से इस चीज की उम्मीद की कि जो कभी आसी थी ही नहीं। जय आसी के मुंह से अपने लिए इतनी सारी भर भर कर तारीफ सुनकर आग बबूला हो रहा था, और वो गुस्से से आसी की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है, आसी, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ कहो। तुम जानती हो कि तुम निखट्टू हो, यही ना? जय की बात को बीच में काटते हुए आसी कहती है, और वो अपनी एक उंगली से जय की अपनी तरफ पॉइंट की हुई उंगली को नीचे करते हुए कहती है, भाई अब तक वहाँ कुछ लोग भी इकट्ठा होने लगे थे, जिससे जय को अब आसी पर गुस्सा और शर्म सी आने लगी थी। पर मजाल है कि आसी पर कोई फर्क पड़ा हो, और पड़ता भी क्यों? आखिर इस सब में उसकी गलती क्या थी? बस ये कि उसने प्यार किया, वो भी एक गलत इंसान से। जय की बातों से आसी पहले ही गुस्से में थी, इसलिए वो कहती है, वाह जय वाह, मतलब तुम कुछ भी करो और हम कुछ भी कह भी ना सकते हैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ, है ना? तो हमें क्या अपने बाप की जागीर समझे हो जो चुपचाप आंसू बहाते हुए तुम्हारी नीच हरकत बर्दाश्त करें? अरे गलत तो मैंने अपने उन ताऊ जी की भी नहीं सुनी, जो बेशक से मुझे प्यार ना करते हो, अपनी बेटी भले ना समझे, वो समझकर अपने उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी तय कर दिए हो। पर जो भी हो, मुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया, इस लायक तो बनी कि मैं तुम जैसों की बात सुनकर आंसू ना बहाऊं, बल्कि हिम्मत से खड़ी रहूं। आई बात समझ? तो अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी जबरदस्ती से प्रेग्नेंट वाइफ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तो तुम जाओ यहाँ से। मेरा और अपना टाइम मत बर्बाद करो। आसी की बातें सुनकर जय कुछ भी नहीं बोल पाता। उसे अब सबकी नजरें खुद पर देख शर्म सी आने लगी थी। उसका खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था, और वहां मौजूद लोग आसी की हिम्मत देख खुश थे, तो जय की हरकत जान उस पर गुस्सा। यह हाल कुछ बेद का भी था। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि जय ने क्या किया था उस लड़की के साथ। बावजूद इसके वो लड़की आंसू बहाने के बजाय उस लड़के की ही बैंड बजाने पर तुली थी। बेद भी इम्प्रेस तो जरूर हुआ था अपने सामने खड़ी उस लड़की से, जिसको कुछ देर पहले वो गलत समझ रहा था। भाई जय का असिस्टेंट राज वहां आते हुए कहता है, सर मैंने सन्ना मैम को बहुत बार कॉल किया, पर उनकी तरफ से कोई आंसर नहीं। राज की बात सुनकर बेद आसी की तरफ देखते हुए ही कहता है, जब दुल्हन ही नहीं तो शादी कैसी? चलो अब यहाँ से राज, ऑफिस में बहुत काम है मेरे पास। इंतजार करके वक्त की बर्बादी करने से ज्यादा और भी बहुत से काम है। ये कहते हुए वेद कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि उसके आगे की ओर बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि उसे अपने हाथों पर एक पकड़ महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका हाथ थामा। वेद को पहले तो ऐसा लगा कि शायद राज ने उसका हाथ पकड़ा है, और ये देखने के लिए वो अपना चेहरा ऊपर करता है कि वो देखता है कि राज खुद भी हैरानी से उसके उसी हाथ की तरफ देख रहा था, और वेद देखता है कि राज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है, बल्कि वो भी उस इंसान की तरफ ही दूसरी तरफ देख रहा था। ये देख वेद अपनी आईब्रो को सिकोड़ता है। आखिर किसकी हिम्मत हो गई बिना उससे पूछे उसकी परमिशन उसका हाथ थामने की? ये सब सोच वेद अपनी नजरों को अपने हाथों से होते हुए ऊपर की तरफ उठाता है, तो अपने सामने देख हैरान नजरों से सामने की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं
आसी थी, जिसने उसका हाथ थाम रखा था, और उसके पीछे जय, जो खुद भी आसी का एक अनजान शख्स का हाथ पकड़ते देख हैरानी और परेशानी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए आया था। वेद अपना चेहरा थोड़ा साइड कर आसी के पीछे खड़े जय की तरफ देखता है, जिसकी नजरें इस वक्त आसी के उस हाथ की तरफ थीं जिससे उसने उसका हाथ थामा था। और फिर जय अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए आसी की तरफ देखता है, जिसकी नजरें इस वक्त उस पर ही थीं, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी जय कहता है आगे बढ़कर, आसी, ये क्या हरकत है? किसी अनजान का हाथ थामना गलत है। वही जय की बात सुनकर राज भी आगे आते हुए कहता है, बिल्कुल सही, और मेरे सर को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई बिना उनकी परमिशन उनसे बात भी करे, और यहाँ तो सीधा हाथ पकड़ लिया। भाई वेद अब भी शांत था और आसी की आंखों में देख रहा था। तभी आसी कुछ ऐसा कहती है जहाँ वेद समेत जय और राज भी हैरान रह जाते हैं। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि कोई लड़की एक अनजान शख्स से भी ऐसा कभी कह सकती है, जिसको न जानती है न कभी मिली थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।